तो प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल सत्ता पक्ष के जरिए सुरेश प्रभु के बजट को डिकोड किया। एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि उनके जहन में जो विजन है अर्थव्यवस्था के मद्देनजर रेल बजट को लेकर, उसको डिकोड करने की कोशिश की गई है। वीके दत्त जी, क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसका बड़ा अच्छा सारांश दिया है। मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा, ये जो बार बार रेल से पैसेंजर और फ्रेट रोड की ओर जा रहा है, रिवर्सिंग द रेल कोफिशिएंट, ज़्यादा लोग रेल पे जाएं, कैपेसिटी बढ़े, इसका प्रारंभ किया और इसका रोड मैप मंत्री जी देते गए। साथ ही साथ इमीडिएटली जो सुविधा इमीडिएटली मिल सकती है, आईटी से बाकी से उन्होंने एक एक सुविधा को गिनाया। एक चीज़ जो अंत्योदय की मैं विशेषता करता हूँ, एक बहुत ही अच्छा मूव, एक अनरिजर्व गाड़ी, कि अनरिजर्व जो किराया है स्लीपर क्लास के किराए से करीब करीब आधा है। आप समझ लीजिए, आपको दिल्ली से चेन्नई जाना है, सुविधापूर्ण यात्रा है, आप आधे किराए पे जा रहे हैं। तो एक तरह से एक ऐसी सुविधा दी है जो कि एग्जिस्टिंग किराए से कम में भी गरीब आदमी जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कितना अच्छा बैलेंस किया। अगर आप जो तेजस और दो बाकी गाड़ियाँ हैं, अगर आपके पास सुविधा थोड़ा सा किराया आप ज़्यादा देंगे तो आप अच्छी सुविधा में चले जाएंगे। एक तरह से जो हमारा उपेक्षित वर्ग है उसका ख्याल, और साथ साथ कुछ मॉपिंग ऑफ द रेवेन्यू। बहुत अच्छा ये है कि आप हर वर्ग को साथ लेके चलना चाह रहे हैं, हर वर्ग के लिए कुछ कुछ और एक चीज और जो प्लान में है 1,25,000 करोड़ बढ़ाया है। पिछला इन्वेस्टमेंट का यूज किया, जो एनेक्चर को देखना पड़ेगा, उन्होंने हर जगह मत पे दिया। और जो नेटवर्क एक्सपेंशन है, नेटवर्क एक्सपेंशन 5 गुना बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। अब नेटवर्क बढ़ेगा तो लोग आएंगे, लोगों को बर्थ मिलेगी, सुविधा मिलेगी। मेरे विचार से दूरगामी, मीडियम रेंज और इमीडिएट में बहुत अच्छा प्रयास है। चलिए, हमारे साथ संबित पात्रा बीजेपी के नेता भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उनके पास चले। हरीश चंद्रा साहब, आपसे एक जानकारी लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा पैराडाइम शिफ्ट है ये, जो पुराने बजट होते थे और ये बजट, एक दौर है नए तरीके से चीजें डेवलप होने का। क्या आपको लगता है ऐसा है? एक मायने में है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो पिछली गवर्नमेंट्स नहीं कर पा रही थी उस लेवल तक, वो ये गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी बिजनेस में दो पहलू होते हैं, एक एसेट क्रिएशन का, एक एसेट यूटिलाइजेशन का। एसेट क्रिएशन के ऊपर इस बजट में अच्छा खासा फोकस है और अच्छा भी है, लेकिन एसेट यूटिलाइजेशन लगता है कि उसमें हम बहुत पिछड़ रहे हैं। जैसे पिछले साल का अगर आप आंकड़े देखें तो जो ग्रोथ है वो आपके एस्टिमेट से काफ़ी कम है, और पैसेंजर में तो नंबर्स में ग्रोथ जो है वो कम हो रही है। ओके। तो जो एसेट यूटिलाइजेशन है वो उस पे ज़्यादा फोकस करने की क्या नजरिया है बीजेपी का? संबित पात्रा जी, बजट कांग्रेस नहीं कह रही है अच्छा है, क्या राय है आपकी? मेरा मानना है कि जो कांग्रेस के समय जो रेलवे बजट होता था, दैट वाज अ बैंडेड अप्रोच। वो जो कहते हैं कि हेडेक हो रहा है तो आप सैरिडॉन दे दीजिए और हेडेक अभी के लिए ठीक कर दीजिए, उस प्रकार का यूपीए का अप्रोच रहता था। ये जो बजट रहा है, मैं कहूँगा ये एक सर्जिकल अप्रोच है, ये कंसोलिडेशन है कि जितना है आप उसको कंसोलिडेट करिए, उसको दुरुस्त करने का प्रयास करिए, बजाय इसके कि आप अनाउंसमेंट कर दीजिए नए नए जो कि पूरे ना हो पाए। मसलन हर बजट में पहले यूपीए के समय नए रेलवेज का अनाउंसमेंट होता था, मगर 1975 से अब तक कई रेलवेज पेंडिंग पड़े हुए हैं, 40 साल से वो अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक बजट के दिन में दिवाली मनाया जाए और बाकी दिन अंधेरा रहे, ये उचित नहीं होगा। एक ऐसा बजट होना चाहिए जो कि बिग बैंग के साथ नहीं शुरू हो, मगर धीरे धीरे वो एक दिवाली की तरफ बढ़े, और मुझे लगता है यही कोशिश की गई है। 3 मेजर चैलेंजेस आप देखिए रेलवे के सामने अभी है। फिलहाल जो नंबर 1 चैलेंज है वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ाना है, चाहे आप ट्रेन की सर्विस के विषय में बात कर ले या स्टेशन की सर्विस के विषय में। दूसरा चैलेंज है कॉम्पिटिटिवनेस, जो प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। अभी मैं सुन रहा था कि फ्रीट को लेकर आप रोड को और रेलवे को कंपेयर कर रहे थे, लो एयर फेयर भी है कंपटीशन में, तो स्वाभाविक रूप से इस कंपटीशन से भी रेलवे को डील करना है। और तीसरा है कि जो स्लोअर इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी, वैश्विक इकोनॉमी भी बहुत स्लो पेस में बढ़ रहा है, खास करके जो कमोडिटी सेक्शन है, ऐसे में फ्रीट से कमाई बहुत कम हुई है, क्योंकि कोल, आयरन ओर इत्यादि जो कि मेजर कमाई देते हैं, उनके कमाई की रेट में गिरावट आई है। तो इन तीनों चैलेंजेस को देखते हुए, बैंडेड अप्रोच को छोड़ते हुए बहुत ही प्रूडेंट अप्रोच सरकार ने लिया है, और सरकार वाकई बधाई की पात्र है। संजय निरुपम जी। अच्छा, संजय जी के पास चलते हैं। जो इस बात का जिक्र किया जा रहा है अंशुमन जी, जो संबित पात्रा ने कहा
इस बजट को त्वरित मत देखिए, ऐसा मत देखिए कोई जादू की छड़ियाँ चला दी गई है। इंतजार कीजिए, और हम देख भी पा रहे हैं कि 2020 के बहुत सारे टारगेट हैं। तो क्या ये माना जाए कि एक प्रोसेस शुरू किया है सुरेश प्रभु जी ने, या ये माना जाए कि सुरेश प्रभु जी देख तो पा रहे हैं लेकिन वो इंप्लीमेंट कैसे होगा, ये एक सवाल है। देखिए, इस बजट में आइडिया दिखता है। पहली चीज़ ये कि हमने इससे पहले के जो रेल बजट्स देखे थे उनमें इतना आइडिएशन नहीं था। बजट की पूरी स्पीच, हालांकि सुरेश प्रभु जी उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाए सदन में उस तरह से जैसे उनको करना चाहिए था, पर इस बजट के फाइन प्रिंट में कुछ आइडियाज़ दिखते हैं और उन समस्याओं को पहचानने की एक ईमानदार कोशिश भी दिखती है जिससे रेलवे इस समय फंसी हुई है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा आइडियाज़ की बात करते हैं और उसके बैकएंड में फिनांस का प्लान नहीं होता है, रेवेन्यू के प्लान नहीं होते हैं, और 2015 के आपके पिछले साल के सारे टारगेट बुरी तरह फ्लैट गिरे हुए होते हैं, तो आपको भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि ये विचार है या ये वादा है। अच्छा। और विचार और वादे में, सूझ में और हवाई किलो में जो बुनियादी फर्क है वो करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण यह है कि रेलवे की 3 बड़ी समस्याएं जिनका हम पहले जिक्र कर रहे थे, कंजेशन, रेवेन्यूज और क्वालिटी, इन 3 चीजों के लिए एक ऐसा प्लान, जिस प्लान की जरूरत की लोग अपेक्षा कर रहे थे, उसे बनाने की कोशिश इस बजट में जरूर की गई है। लेकिन जब आप 2020 तक की लंबी बातें करते हैं तो तत्काल लोगों के गले उतारना मुश्किल हो जाता है, और यही बात संबित जी इसीलिए कह रहे थे कि वो इस बजट को बिग बैंग बजट नहीं और मानते हैं। तत्काल की स्थिति में, चूंकि हमारे साथ लखनऊ रेलवे स्टेशन जुड़ा हुआ है, अनूप, एक राय है बजट को लॉन्ग टर्म में देखें, दूसरी राय है आइडियाज अच्छे हैं, इंप्लीमेंट होते होते वक्त लगेगा, तीसरा आइडिया है पिछले बरस जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरा नहीं किया गया, तो अब जो लक्ष्य रखा जा रहा है कैसे पूरा होगा। लेकिन इन सब के बीच एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा रिपोर्टर क्या देखता है? देखिए, आइडियाज की जहां तक बात है तो ये आइडियाज लास्ट ईयर भी फ्लोट किए थे सुरेश प्रभु ने, और इस साल भी कमोबेश आइडियाज वही फ्लोट किए गए हैं। टारगेट 2019 का है, ये हम जानते हैं। टारगेट सफाई का है, टारगेट सुविधाएं बढ़ाने का है, टारगेट ऑनलाइन ट्रेनों को ऑन टाइम करने का है, लेकिन कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये होना चाहिए। जहां तक अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मुझे ये कम से कम समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हमारे रेल मंत्री जो है इन सुविधाओं को स्टेप बाय स्टेप ठीक करेंगे। तो इस तरह का कोई क्लियर कट उसमें मेंशन नहीं है, क्लियर कट उसमें बताया नहीं जा रहा है सुरेश प्रभु के द्वारा कि इस सुविधा को या इस सेफ्टी को हम किस तरह से उसको ठीक करेंगे। तो ये लेकर लोगों के मन में थोड़ा सा उहापोह है कि आखिर सुरेश प्रभु करना क्या चाहते हैं। ओके, संजय निरुपम जी, अब आपकी आवाज भी हमारे से जुड़ चुकी होगी, क्या प्रतिक्रिया है इस बजट को लेकर आपकी? जी, ये बजट बहुत ही आदर्शवादी दिख रहा है। जो वास्तविकताएं हैं, जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, उसकी ओर बहुत ठोस ढंग से प्रभु जी कुछ नहीं बोल पाए हैं। एक उदाहरण देता हूं आपको। इन्होंने ऐसी कल्पना की है कि आने वाले दिनों में जो रेलवे का ऑपरेटिव रेशियो है उसको घटा करके हम लोग 91% कर देंगे, जबकि सच यह है कि रेवेन्यू नीचे जा रहा है और ऑपरेटिव रेशियो पिछले मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में लगभग 97.3% था। जो रेवेन्यू लॉस है उसका एक आंकड़ा आपको बता देता हूं कि भाड़ों से जो कमाई होती थी 82,000 करोड़ की कमाई थी और वो घट करके 80,000 करोड़ हो गई है। ये अप्रैल से लेकर दिसंबर 2015 की बात है। जो यात्री किराए से जो हमारी कमाई थी वो घट करके 35,000 करोड़ से घट के 30,000 करोड़ हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका रेवेन्यू लॉस हो रहा है, आपके ऊपर अभी जो पे कमीशन का जो एक बर्डन आएगा वो 30,000 करोड़ का बर्डन है आने वाला है। तो ऐसे में आप रेलवे के पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे दुरुस्त कर पाएंगे, इसका कुछ मुझे साफ सुथरा ढंग से कोई एक तार्किक जवाब नहीं मिल रहा है। एक प्रभु एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आंकड़ों में खेलेंगे खूब बढ़िया से, तो उनके लेकिन उन आंकड़ों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बेहतर हुआ मुंबई के एलिवेटेड कॉरिडोर की उन्होंने घोषणा की है, वो हम लोगों ने वो योजना बनाई थी लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई थी। अच्छी बात है, हमारी योजना को वो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन दोनों एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाने के लिए लगभग 35 हजार करोड़ रुपए के खर्च आएंगे। वो खर्च कहां से होगा, वो पैसा कहां से आएगा, इस बारे में भी बताने की आवश्यकता थी। अब उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है कि LIC से वो आने वाले 5 वर्षों के लिए 1.5 लाख करोड़ का लोन लेंगे। अब ये 1.5 लाख करोड़ का लोन 9% के इंटरेस्ट पे रेलवे लेने जा रहा है। पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है कहीं रेलवे आगे जाकर के बहुत बड़े डेट ट्रैप में न फंस जाए, इस बात का मुझे डर लग रहा है। ओवरऑल जो एक नई ट्रेन की कोई घोषणा नहीं, भाड़े वृद्धि की कोई घोषणा नहीं, उसका कारण सिर्फ इतना कि पूरे साल उन्होंने भाड़ा बढ़ाया।
कोई भाड़ा छोड़ा ही नहीं। यहां तक कि आपका प्लेटफॉर्म टिकट भी महंगा कर दिया, जो बच्चों के लिए जो हाफ टिकट की बुकिंग होती है उसको भी फुल कर दिया उन्होंने, जो कैंसिलेशन के अगेंस्ट जो रिफंड होता था उसको भी बढ़ा दिया उन्होंने। यात्री भाड़ा तो बढ़ा ही बढ़ा, फ्रेट तो बढ़ा ही बढ़ा है। तो कुल मिलाकर इस रेल बजट में बहुत कुछ नया, बहुत कुछ बेहतर। अच्छा, आप नया नहीं, ओके संजय, हम चूंकि हमारे साथ तीन रेल मंत्री, तीन पूर्व रेल मंत्री, उनकी सवाल है, ये तीनों पूर्व रेल मंत्री तीन अलग अलग पार्टियों के हैं जो बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ शिवसेना तो जरूर है। तो शिवसेना के सांसद क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, महिला के बारे में उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है तो मुझे लगता है वो ठीक ठाक है, लेकिन ऑल ओवर बजट हम देखें तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा बजट हमें नहीं मिला है। मेरा खुद का ये व्यू है। क्या उम्मीद थे आप लोग? नहीं, हमारे क्षेत्र के जैसे हमारा फार्मर सुसाइड एरिया है महाराष्ट्र में, मुंबई में तो यहाँ पर लोकल चलती है, वहाँ तो ठीक है, वहाँ की तो बहुत मांग होगी, लेकिन विदर्भ के उस जगह पे भी देखना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर किसानों की सुसाइड होती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट 10-12 साल से चल रहा है, उस पर जो ठोस ये आना चाहिए तो मुझे लगता है वो आया नहीं। जो उन्होंने मोटी मोटी कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पर की है, तो मैं समझती हूँ कि बजट ठीक ठाक है। समित पात्रा जी, हमको लगता है एक प्रतिक्रिया आपको देनी चाहिए, क्योंकि शिवसेना के सांसद भी निराश हैं, बाकी तो सब निराश हैं ही। देखिए, मैं रेटोरिक्स पे नहीं जाऊंगा, मैं आंकड़ों पे बात करूंगा। अभी ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में बात की जा रही थी। ऑपरेटिंग रेशियो अर्थात 1 रुपया कमाने के लिए रेलवे कितना खर्च करती है। स्वाभाविक रूप से ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम रहेगा, रेलवे उतनी दुरुस्त है, ये माना जाएगा। मैं आंकड़े लेके बैठा हूं, खुद रेलवे की जो मैगजीन है वही लेके बैठा हूं। 2013-14 में ऑपरेटिंग रेशियो रेलवे का था 93.6%। 2014-15 में ये बजट टारगेट जो था वो था 92.5%। आरई टारगेट 2014-15 का 91.8% था, और जो एक्चुअल ऑपरेटिंग रेशियो अचीव किया, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा रहा, वो 91.3% रहा। तो स्वाभाविक रूप से जो ऑपरेटिंग रेशियो यूपीए की सरकार की समय थी उससे बहुतायत मात्रा में ये कम हुई। और ये जानते हुए कि 30,000 करोड़ रुपया हम अभी 7th पे कमीशन में लगाने वाले हैं, उसके बावजूद भी 91-92 में इसे फिक्स किया जा रहा है, ये अपने आप में एक अचीवेबल गोल है। दूसरी बात, आपने कहा, कई लोगों ने कहा कि जो पहले प्रॉमिस किया गया था वो अचीव नहीं किया गया है। मैं आंकड़े दे दूं, 103 बजटरी अनाउंसमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन इंप्लीमेंटेड। ये खुद रेलवे ने रिलीज किया है कि 103 बजटरी जो अनाउंसमेंट्स पहले हुए थे वो इंप्लीमेंट हो गए हैं। एक बड़ा अचीवमेंट मैं जनता को बता दूं, आप देखिए कमीशनिंग ऑफ न्यू ट्रैक, कितने ट्रैक नया बना है इस सरकार के समय। पहले लास्ट 5 वर्षों में 2009 से लेके 2013-14 तक कितना बना था? प्रतिदिन 4.1 किलोमीटर बनता था रेल ट्रैक। इस सरकार के समय कितना बना है? 2014-15 में 5.4 किलोमीटर प्रतिदिन, और अब 15-16 में 6.85 किलोमीटर। आप देखिए 2 किलोमीटर से अधिक की वृद्धि है। और टारगेट क्या है? 18-19 तक 11 किलोमीटर प्रतिदिन। जिस प्रकार से हम हाईवे में भी एक्सेल कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार में नए रेलवे ट्रैक को डालने में भी यह सरकार एक्सेल कर रही है। यह अपने आप में एक अचीवमेंट है। आप और एक आंकड़ा छोटा सा दे दूं, आप देखिए कितना हमने अभी अचीव, जो नया कमीशनिंग है उसमें कितना अचीव किया है। 2500 किलोमीटर ब्रॉड गेज फॉर 15-16 साल के लिए, 500 किलोमीटर न्यू लाइंस डाला है, 800 किलोमीटर कन्वर्शन किया है गॉस का, और 1200 किलोमीटर का हमने डबलिंग किया है। तो स्वाभाविक रूप से जो बताया जा रहा है कि हमने जो अनाउंस किया था वो नहीं किया है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। सारी अनाउंसमेंट्स जो की गई थी लगभग अचीव हो रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से सरकार काम कर रही है। चलिए, रेल एक ऐसी चीज है जो जीवन रेखा से जुड़ी है, हर क्षण हर पल लोगों को सफर करना है। देशद्रोह मामले के आरोपी जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब दिल्ली हाईकोर्ट पूरे मामले में 29 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। आज दिल्ली पुलिस ने